नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया दिन के 1 बजे। हर रोज दिन के 1 बजे किसी खास मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते ही हैं। आप भी हमारे बातचीत में शामिल होइए। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और इस चर्चा में आप भी शामिल हो जाइए। आज बातचीत का मुद्दा है बिहार में बेरोजगारी चरम पर। बेरोजगारी को लेकर बिहार हमेशा किसी न किसी कारण से हमेशा वो डिस्टर्ब रहता है। आज बेरोजगारी का आलम ये है कि देश के 2 राज्यों को, माने राजस्थान और हरियाणा, इन 2 को छोड़ दीजिए तो बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। 46%, 46.6% बेरोजगारी का आंकड़ा ये बिहार का है। हम आपको ये बता रहे हैं कि 34.5% आंकड़े के साथ हरियाणा पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां 32.3% बेरोजगारी है। बिहार 46% से, अभी हाल के आंकड़े जो बता रहे हैं कि ये आंकड़ा 2021 के बाद कोरोना काल में जब ये बंद हुआ उस समय ये 21% आंका गया था। ये लगातार बेरोजगारी के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं और बिहार में कभी रेल निशाने पर होता है तो कभी सड़कों पर उत्पात मचाया जाता है और कहीं भारी संख्या में बिहार से बेरोजगार, देश ही नहीं दुनिया के लगभग सभी देशों में जो बिहार के लोग जाकर बसे हुए हैं वो केवल रोजगार की तलाश में, किसी शौक से नहीं, विदेश घूमने का और दूसरा कोई शौक नहीं है, केवल रोजगार की तलाश में लोग गए हैं। ये आलम क्यों है? बिहार में सरकारी पद 4.5 लाख सरकारी पद खाली है। बिहार की 2 सरकारों ने पिछली ही बार जब बीजेपी सरकार में आई तो कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उसके पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सबसे पहला हस्ताक्षर जो करूंगा 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। अगर इतनी सारी नौकरियां हैं तो फिर बेरोजगार दर दर क्यों भटक रहे हैं? आज हमारी बातचीत का बिंदु यही है कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर क्यों। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी, राजनीतिक विश्लेषक चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जी मौजूद हैं। हम लोग हर रोज किसी न किसी खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आज बेरोजगारी पर प्रियदर्शी जी का बहुत स्वागत है विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रियदर्शी जी इन चीज़ों को समझ रहे हैं। प्रियदर्शी जी ने हाल के दिनों में ये कहा था कि बिहार में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। तो उनके पास एक पूरी योजना है, मैंने हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट जिसको कह सकते हैं। अभी वो ब्लूप्रिंट बनी नहीं, लेकिन हम बता सकते हैं कि राज्य में 1 करोड़ कैसे रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। और अभी हालात क्या है? अभी केवल बैंकिंग सेक्टर में आज के अखबारों में निकला है कि 6,500 पद पूरे देश के लिए, पूरे देश में 6,500 पद बैंक में निकला है। लेकिन बिहार में 2 लाख शिक्षकों की बहाली बाकी है और 4,30,000 सरकारी नौकरियों में अगर सभी विभागों को कर लें, उसमें पुलिस विभाग है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें शिक्षक भी हैं, ये सब मिला के 4,30,000 वैकेंसीज हैं। तो आखिर लड़के दर दर भटक क्यों रहे हैं? सबसे पहला मेरा सवाल प्रियदर्शी जी से यही होगा कि आप बिहार की बेरोजगारी के इस आलम को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी तो भीषण है और समस्या कम आ रही है समाज और सरकार के सामने, क्योंकि कोई अवसर का संकेत नहीं। इस वजह से लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं। हाँ। सीजनल माइग्रेशन, वैसे माइग्रेशन बहुत उचित शब्द है कि नहीं, विदेश जाते थे तो उनको कहा जाता था, लेकिन पलायन कर जाते हैं और मौसमी पलायन कर जाते हैं और उसमें सभी हैं। अब जो अच्छी पढ़ाई करने के लिए माइग्रेट करते हैं वो बहुत खर्चीला है, फिर वहाँ आते हैं उनको कोई मौका नहीं है तो वो फिर जाके बेंगलोर में या दिल्ली में बैठे रहते हैं कि कोई जॉब मिल जाए। और कई लोगों को मतलब जितना प्रति महीना पढ़ाई के समय खर्च होता था उससे भी कम वेतन पर बहाल होना पड़ता है, बाद में इस इंतजार में कि वेतन बढ़ेगा, कंपनी बदलेंगे। दूसरी बात है कि ये दोनों तरह का माइग्रेशन हुआ, पढ़ने के लिए माइग्रेशन, सीजनल नौकरी काम करने के लिए माइग्रेशन,
मोटा काम करने के लिए, और तीसरा हो गया कि पढ़ लिख गए, अच्छी पढ़ाई कर लिए, हाँ। तो बाहर जाके बैठ गए कि कोई नौकरी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है इसका नीति आयोग में आंकड़ा बिहार से बाहर जाके काम करने वाले लोगों का 3 करोड़ है। हाँ, 3 करोड़ है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं 1 करोड़ पर बात कर रहा था। अनुमान जब होते थे तो 1 करोड़ बेरोजगारी की बात होती थी कि 1 करोड़ लोग माइग्रेट कर जाते हैं रोजगार के लिए हर साल, और फिर वो आते हैं एक खास समय में, 6, 7, 8 महीना वो बाहर रहते हैं। तो ठीक है, बेरोजगारी बड़ी है। आप जब कह रहे हैं बेरोजगारी बड़ी है, और इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने कहा कि ब्लूप्रिंट है। देखिए, हमारा कंसर्न जो है वो 95-96 से बिहार के, जबकि यहाँ डेवलपमेंट प्लान ये सब कुछ नहीं हो रहा था, तो 95 से इस विषय पर कंसर्न है। और मैंने युवा काल में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में था, उसकी राष्ट्रीय कमेटी के लिए आंकड़े जोड़ करके निकाला था। उस समय 80 करोड़ आबादी थी, तो 25% लोग बेरोजगार हैं, 20 करोड़ लोग बेरोजगार थे। और अभी 10 साल पहले एक दूसरे कैंपेन के लिए मैंने आंकड़े को जोड़ा था, तो भी 20 करोड़ बेरोजगारी थी, यानी कि आबादी के अनुपात में वो 25% नहीं रह गया, 20% हो गया, या उससे भी कम, ठीक है। इसके बाद अभी जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं। ये तो मेरा अनुमान था, मेरे पास उस तरह से पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन मैंने उसको निकाला इस तरह से था। एक तो महिलाओं की बेरोजगारी, तो लड़कियां पहले से ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़कों से ज़्यादा रिजल्ट ला रही हैं, बेहतर टॉपर्स में स्थान ले रही हैं। जहाँ पढ़ाई लिखाई इम्तहान का सिस्टम कमज़ोर है वहाँ भी टॉपर्स हो रही हैं, और जहाँ अच्छा है वहाँ भी हो रही हैं। तो कैलिबर वाइज लड़कियां हैं, तो वो रोजगार क्षेत्र में भी आना चाहती हैं, तो उनकी बेरोजगारी पुरुषों के मुकाबले। इसके बाद अन्य लोग जो कि अनुपयुक्त काम में लगे हुए हैं, जिनको प्रॉपर मजदूरी नहीं मिलती है और रहन सहन की व्यवस्था नहीं है, तो इन सब को जोड़ करके देश में 20 करोड़ बेरोजगारी। बिहार में जो लोग हैं बाहर चले गए, उनको नहीं कहेंगे, जो हर साल सीजनल माइग्रेट करते हैं, तो इन सब को लेकर के बेरोजगारी की संख्या का आकलन, मतलब ब्लूप्रिंट हम तो नहीं बना सकते हैं कि कितना होगा, उसके लिए व्यापक सर्वेक्षण करना होगा, और उस पर मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि सर्वेक्षण करने के लिए ये जिस तरह की संस्था को दे देते हैं, आद्री को दे देंगे, तो आद्री जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एनसीना इंस्टीट्यूट से नहीं कराएंगे, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो सरकार जो चाहती है उस हिसाब से करते हैं। इसके अलावा कुछ और सार्थक वगैरह करके कुछ संस्था थी जिससे इन लोगों ने मतलब माइग्रेंट लेबर्स के बारे में आंकड़ा लिया था। तो मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ कि बिहार में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा कर दिए जाएं, तो ये जो बेरोजगारी का आलम में जो निराशा है वो निराशा खत्म होगी। तब जो लोग बाहर जाएंगे, जैसा कि नीतीश कुमार ने शासन में आते आते कहा था कि मजबूर नहीं होंगे, कोई सरकार बाहर जाके काम करने के लिए रोक नहीं सकती है, और कोई सरकार बाहर से यहाँ आकर के काम करने वालों को रोक नहीं सकती है। भारत के बाहर जाने में भी बहुत छूट है हम लोगों को। तो इस तरह से 1 करोड़ रोजगार के अवसर आवश्यक हैं, और वह मतलब जो उपलब्ध आंकड़ा है उसमें क्रिस्टल क्लियर दिखता है। बस यहीं पर मैं अपनी बात, चलिए हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि बिहार सरकार का जो पोर्टल है जिस पर लोग आवेदन देकर अपना नाम दर्ज कराते हैं कि हम बेरोजगार हैं, मुझे नौकरी चाहिए, तो 2021 के मार्च में 78,259 लोगों ने ये दर्ज कराया था। वो 10 महीनों के बाद जाके 2022 में, ये 22 की शुरुआत होते ही ये 2,67,635 हो गया। तो आप देखिए 10 महीनों में ये कितनी तेज़ी से बढ़ा। जिन लोगों ने दर्ज कराया, ये बात वो है कि जो लोग दफ्तर जाते हैं और जाके दर्ज कराते हैं पोर्टल पे कि हम बेरोजगार हैं, मुझे नौकरी चाहिए, ये उनकी संख्या है, ये सरकारी आंकड़ा है। इसमें एक नया, जैसा कि आप कह रहे थे कि महिलाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, ट्रांसजेंडर्स भी अब पढ़ लिख रहे हैं और वो भी इस मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। 1000 ट्रांसजेंडर्स ने, 9,999 ट्रांसजेंडर्स ने भी आवेदन किया है कि उन्हें भी नौकरी चाहिए। तो ये आंकड़ा है, ये ध्यान देने योग्य है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम आपको ये बता रहे चले कि राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 2020-21 में 150 करोड़ रुपए खर्च
करने की योजना बनाई। ये 4 सालों में भत्ता के रूप में खर्च हुए 505 करोड़ के अनुपात में ये राशि थोड़ी अधिक दिखती है, क्योंकि 4 साल में 500 करोड़ खर्च हुए, लेकिन 1 साल में 150 करोड़ का ये तय किया गया कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये कितना है, 1000 रुपया देंगे। तो 150 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि सरकार की इस योजना के अनुसार सरकार ये सोचती है कि 5 साल में 1,37,00,000 छात्र जो 12वीं पास कर जाएंगे अगले 5 साल में, तो ये 1,37,00,000 छात्रों को देना पड़ेगा बेरोजगारी भत्ता, नहीं तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी। अब जैसा कि प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि राज्य में 1 करोड़ रोजगार के अवसर खड़े किए जा सकते हैं, तो ये 150 करोड़ माने आप 5 साल का जोड़ दीजिए तो 500 करोड़ से ज़्यादा जो हम खर्च कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देने में, क्या इस पैसे को खर्च नहीं किया जा सकता रोजगार के अवसर पैदा करने में? सवाल यही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के अवसर पैदा करने में जो पैसा लगता है उसका एक छोटा हिसाब हमारे सामने आया है जी। और वो ये है कि आवेदन मांगा गया जनरल लोगों से, महिलाओं से, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लोगों से और दलित आदिवासियों से, 4 कैटेगरी में, कि आपको 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया हम देंगे, 5 लाख नहीं लौटाना पड़ेगा, 5 लाख बहुत आसान किस्तों में और बहुत कम इंटरेस्ट पर आपको लौटाना पड़ेगा, यानी कि 5 लाख का ग्रांट। और इसके लिए बिहार में इन चारों कैटेगरी को मिला करके जो आवेदन ऑनलाइन गए उसकी स्क्रूटनी की गई और स्क्रूटनी करने के बाद 65,000 लोग स्वरोजगार के लिए आए। ठीक है, तो 65,000 लोगों को आपने स्वरोजगार के अवसर नहीं दिए। इन पर आपका खर्च अभी 10 लाख रुपया होना है और लॉन्ग टर्म में 5 लाख उसमें से लौटेगा, तो 5 लाख रुपया आपका होना है। अगर एक आदमी को आप नौकरी दे रहे हैं और 20,000 रुपया भी वेतन दे रहे हैं, तो प्रति वर्ष आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा वेतन देना है। तो 3 वर्ष का वेतन आप अगर दे रहे हैं तो उससे स्वरोजगार खड़ा होता है। और उस स्वराज के रोजगार के उद्यम से, जो कि बहुत छोटे छोटे उद्यम हैं, कम से कम एक आदमी को नौकरी जरूर मिलेगी। मैं मानता हूं कि 3 कम से कम 3 तो हो ही सकता है उनको मिला करके, क्योंकि छोटी यूनिट में खुद वो व्यक्ति है, वो बैठ के ऑफिस पर टेबल नहीं तोड़ेगा, वो भी काम करेगा। तो ये जो है निश्चित तौर पर स्वरोजगार के लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करना, इसमें जो पैसा लगना है उसकी जगह पर दूसरी तरफ देखना, इसका मतलब आपके पास कोई विजन नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण बात यही है। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अभी हाल ही में शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री बने उसके बाद सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी कि बेरोजगार युवकों को उद्योग धंधे लगाने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 65,000 लोगों ने ये आवेदन किया और उसमें से स्क्रूटनी करके लॉटरी निकाल के 8,000 लोगों को, आपका 8,000 लोगों को ये दिया गया। चारों कैटेगरी में 2-2 हज़ार। अगर 65,000 लोगों को दे दिया जाता तो आप जितनी नौकरी पैदा करेंगे उससे ज़्यादा नौकरियां तो ये लोग पैदा करते जिनको ये रोज़गार का अवसर मिलता, ये पैसा मिलता, और आपको मात्र 5 लाख रुपए ही देने थे। तो सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। अब कर रही है कि निवेश हो रहे हैं, नौकरियां आ रही हैं। कितनी नौकरियां आ रही हैं? अभी तो हाल में मोकामा की तरफ जो बाढ़ के इलाके में जो पेप्सी का एक प्लांट लगा जिसमें 435 लोगों को नौकरी मिली। अब इस तरह की छोटी छोटी नौकरियां मिलेंगी 300, 200, 100, तो इससे क्या बिहार के करोड़ों की आबादी जो बेरोजगार है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी? ये गंभीर सवाल है। हम आपको एक छोटा छोटा केवल बताते चलें कि राज्य में पुलिस विभाग में 50,000 से अधिक पद रिक्त हैं। सरकारी नौकरियों का हाल ये है कि शिक्षकों के 2 लाख पद अभी भरे जाने हैं। उसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में 12,000 से अधिक पदों पर डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होनी बाकी है। ये 1 साल का सरकार ने जो आंकड़ा बनाया था 2021 में कि उस साल उन्हें करना है, जबकि ये बैकलॉग
बैकलॉग है, पहले से आ रहा है, तो 12,000 उनको करना है। तो 12,000, 50, 60, 70,000, 2,00,000, 2,70,000 तो केवल 3 विभाग का है कि 2,70,000 नौकरियां सरकारी पद खाली हैं। टोटल सचिवालय और सब मिला लें तो 4,30,000 नौकरियां, माने सरकारी नौकरियां खाली हैं। तो जी आप कुछ कहें। ठीक है, वो 10 लाख तेजस्वी कहते थे, अभी 2 दिन पहले जी किसी मीटिंग में मेरे कान में सुनाई पड़ा कि 20 लाख नौकरी की बात वो कर। हाँ, 20 लाख तो ये बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 20 लाख तेजस्वी ने जब 10 लाख कहा था तो इन लोगों ने अवसर पैदा करेंगे 19 लाख। हाँ। और कल तेजस्वी ने 20 लाख 20 लाख की बात कही, जैसे कि आपको मैंने यूपी में 20 लाख रोजगार देने की बात कह रहे थे। हाँ। आपको अखिलेश यादव चुनाव के पहले और प्रियंका 22 लाख कह रही थी। तो इसी तरह से थोड़ा बहुत ये नंबर का गेम है। तो ये तो सरकारी नौकरी देने की बात कह रहे हैं तेजस्वी, और बीजेपी रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कर रही है। दोनों काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। और सरकारी नौकरी में आपने जो गिनाया कि यहाँ वैकेंसी है, नहीं, उतना ही नहीं है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, इंडस्ट्री में चले जाइए, हर जिला में इंडस्ट्री। हाँ नहीं, हम तो ये केवल उदाहरण के तौर पर कि 3-4 विभागों का मैंने बताया कि 2,70,000 तो 4 विभागों में। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में अगर आरा में अगर उसका जिला में जनरल मैनेजर होता है जी, तो बहुत 2-3 जिला एक जनरल मैनेजर संभाल रहा है। और अगर IEO इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर है तो इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर जो 2 आरा में पदस्थापित हुआ। कल संयोग से मेरी ये बात हो रही थी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों से, और हर जगह बहुत ही क्राइसिस है, बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो सरकार भी बहुत सारे रोजगार पैदा कर सकती है और उसको करना चाहिए। इसलिए कि गवर्नेंस का इन्वायरमेंट बनाना है तो उचित अनुपात में अधिकारी होने चाहिए, जैसे डॉक्टर उचित अनुपात में होने चाहिए, उचित। फिर उसके बाद उन लोगों के ऊपर काम का दबाव होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियों के बारे में तो आकर्षण होता है। अब मेरा बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के उतना आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि ये लोग काम क्या करते हैं, ये मेरे सवाल रहता है। लेकिन हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे तो आम लोग तो काम करना चाहते हैं, और उनको स्व उद्यमी बनाइएगा तब तो जुनून के साथ काम करेंगे, क्योंकि उनका हर काम। तो इसलिए यहाँ पर अभाव है। मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा, अगर आप कहें तो एक बात और रख दें, ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जब कोरोना के बाद ये कवर पेज पर इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी कि सबसे कम छटनी खेतीहर क्षेत्र में हुई, और सबसे ज़्यादा छटनी हुई मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के क्षेत्र में, और इसके बाद ज़्यादा छटनी के जो क्षेत्र थे ट्रांसपोर्ट थे, ज़्यादा छटनी के क्षेत्र थे सर्विस सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे कम छटनी हुई। बिहार में तो उलट एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा आ गए, जो बाहर काम करते थे वो आ गए। ठीक है, वहाँ उनको काम मिला या और सबका भरण पोषण लेकिन हो गया। उस समय तो कम से कम 2 साल लोग रहे। उसमें भरण पोषण में तो हम लोगों की बहुत एक नायाब योजना थी कि प्रति व्यक्ति प्रति महीना 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो रास्ते में जो भी संतरास झेला, लेकिन घर चलाने वाली जो महिला थी उनको मालूम था कि उनके हाथ में अनाज आ गया तो बच्चे आ गए, तो उनको हम लोगों ने खिला दिया। तो उस योजना की वजह से हुआ। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास की संभावना थी। तो जैसे अभी कल हम ये बात कह रहे थे कि हमारे पास इतने साल से मतलब कॉमर्स की, वाणिज्य व्यापार की कोई नीति नहीं है अखिल भारतीय स्तर पर। उसी तरह बाहर विदेशों से आयात निर्यात और व्यापार करने का, उसी तरीके से बिहार में एक चीज एब्सेंट है। इंडस्ट्री पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो है मतलब कृषि रोड मैप इन्होंने बनाया है। कृषि रोड मैप 50 पेज का है। 50 पेज का पढ़ के अब मैंने उसका समरी तैयार किया था, और उसमें निकली चूहिया वाली बात थी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वह कहीं से भी मैंने बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट का प्लान नहीं था, कहीं से भी नहीं था। और किसी विम्जिकल अधिकारी के दिमाग की उपज थी, जो कि इम्प्लीकेशन उससे यही हुआ कि हर सेक्टर पर कुछ कृषि मित्र बनाए गए जो सरकारी खाता से उनको कुछ वेतन दिया जाता है। तो वैसे ही ये लोग बेरोजगारी भत्ता देने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि 4 वर्ष यहाँ तो एक स्थिर गवर्नमेंट है, 4 वर्षों के अंदर आप बिहार में एम्प्लॉयमेंट के इतने स्रोत पैदा कर सकते हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा। अगर आप हर गांव में
कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो सबको रोजगार मिल जाता है। वैसे ही अगर 1 करोड़ रोजगार आप जनरेट करते हैं तो इसमें अच्छा रोजगार जनरेट करेंगे तो उसमें इंडस्ट्री तो बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम उपभोग करते हैं, इंडस्ट्रियल सामान गांव गांव तक बिक रहा है, ठीक है, तो उपभोग करते हैं तो प्रोडक्शन होता है और यहाँ से इसका खेती करते हैं। तो खेती करने में जो आजकल मशीन लगता है वह मशीन यहाँ से मजदूर जाते हैं गाजियाबाद, वहाँ के पूंजीपति वहाँ के कारखाने में मशीन बनाते हैं और वो मशीन फिर आकर के यहाँ बिकता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री लग सकता था इसके लिए। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है, इसमें मैं बराबर दोहराता हूँ। गन फैक्ट्री है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। मुंगेर का गन फैक्ट्री, हम मुंगेर का वातावरण बन जाएगा। अगर चीनी मिल का जान लीजिए तो मैंने एक बाजार था चंपारण का एक बाजार चंपारण, मैंने बेतिया के ठीक बाद पश्चिम चंपारण का तो सुगौली और ये नहीं, सुगौली नहीं, सुगौली के बारे में भी होगा वही बात, तो ये एकदम बता देंगे। तो उसमें क्या है कि जितने भी व्यापारी थे उन लोगों ने इन लोगों का कूपन खरीद लिया था, क्योंकि इनको टाइम पर भुगतान नहीं होता था और कम दाम में खरीद लिया था। लेकिन जब चीनी मिल बंद हो गई तो पूरा व्यापार बैठ गया, क्योंकि व्यापारियों का सारा पैसा जो है उसमें फंस गया। तो एक चीनी मिल जो है वो फिर से रौनक लौटा सकता है, वो नरकटियागंज का चीनी मिल का एक चीनी मिल, उसी तरह से एक मुंगेर का कारखाना जो है पूरे मुंगेर जिला का रौनक लौटा सकता है। इतना ज़्यादा रोजगार उसमें नहीं होगा, फिर भी रौनक लौटा सकता है। एक असेंडिंग होकर ऊपर बढ़ते हुए दौर में हम चले जाएंगे। तो इस बात को कहते हुए हम कह रहे हैं कि यहाँ इसका स्कोप है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कुछ किया जाना है, बहुत कुछ किया जाना है। हम विचार कर रहे थे, मुझे अच्छा लगता था कि स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने, नहीं MS स्वामीनाथन ने, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम से इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, और जिन्होंने मैंने धान की खेती में तमिलनाडु में उल्लेखनीय उपलब्धि में योगदान किया है उनके इंस्टीट्यूट ने। तो वो कहते थे कि भाई हरित क्रांति का इलाका दूसरा है, लेकिन पूर्वी भारत जो है वह सोया हुआ बाग है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में वो कहते थे बराबर। अब मुझे ये लगता था कि वो अब जाग रहा है, लेकिन नहीं। असम में प्रतिमान बना, उड़ीसा में प्रतिमान बना, बंगाल में प्रतिमान बना, लेकिन वो हिमालय और गंगा के बीच का जो तराई इलाका है बिहार, यहाँ से पलायन हो रहा है। मधुबनी के एक व्यक्ति ने वर्षों बाद मधुबनी आकर के अंतर बताया, और वो ये बताया कि लोग खेती नहीं कर रहे हैं। खेती तो हो रही है, सब खेत में फसल है, लेकिन लोग बटाई पर दे रहे हैं। खेती में जो एक इन्वेस्टमेंट होता था, तरह तरह की बातें सोची जाती थी, खेती ने अपनी उपलब्धि बहुत दिखाई है। कठमन जो है, 1 कट्ठा में 1 मन बहुत अच्छी खेती मानी जाती थी, अब 4 मन प्रति कट्ठा उपजा लोग ले रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास की बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसको ये लोग नहीं कर रहे हैं। कोई भी खेतीहर खेती करके अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, बेहतर पढ़ाई नहीं दे सकता है, वो मतलब भोजन दे सकता है, कपड़ा दे सकता है। खेती और भी कपड़ा तब जबकि कुछ बच्चे उसके बाहर चले जाएं। तो ये स्थिति है कि रोजगार के बहुत अवसर हैं, और आप जान लीजिए। और एक और सेक्टर है, वह है जल संसाधन। जल संसाधन पर कभी आपको बात करना चाहिए, मुझे रुचि होगी, क्योंकि जल संसाधन में रोजगार के जितने स्कोप हैं, जितनी संभावना है, इस पर बहुत कम बात होती है। जल नदियों को एकदम दूसरे रूप में दिया जाता है। तो चलिए, बिहार में अपार जल संसाधन, ये जल स्रोत जो है, बिहार में अपार जल स्रोत है, इस पर अलग से हम लोग बातचीत करेंगे। समय हो गया है इस बातचीत को अभी यहाँ ख़त्म करने का, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। बिहार में बेरोजगारी और पलायन पर हम अन्य कार्यक्रमों के जरिए आपसे जुड़ते रहेंगे, क्योंकि एक बड़ी समस्या है और बिहार सदियों से पलायन का दंश झेलता रहा है। बिहार के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और जी तोड़ मेहनत करके धरती से सोना उगा सकते हैं, पहाड़ों पर माने पत्थरों पर फूल खिला सकते हैं। तो बिहार के लोगों को आखिर यह अवसर क्यों नहीं मिलता, ये इस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। आज ये आधी कड़ी इसको मान के चलिए, किसी दूसरी बातचीत में हम फिर बेरोजगारी और पलायन पर हम फिर बातचीत करेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। विमर्श न्यूज़ पर हर रोज़ दिन के 1 बजे इस तरह की बातचीत में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हर रोज़ 1 बजे हमारा फेसबुक पेज खोलिए, फेसबुक पेज पर आप जाइए और हमारे इस बातचीत में आप शामिल हो जाइए। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।